जवाहरलाल नेहरू का जीवन को हम दृष्टिपात करते हैं। व्हेन यू लुक ऑन द लाइफ ऑफ जवाहरलाल नेहरू, 1889 में जन्म है और 1964 में डेथ है। 1889, मतलब गांधी से ये 20 साल छोटे हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर से भी ये करीब करीब 29-30 साल छोटे हैं। मतलब थोड़े से यंग हैं, थोड़े नहीं काफ़ी यंग हैं उनके कंपैरिजन में। और इनके पिता मोतीलाल नेहरू गांधी के समकालीन होते हैं, बराबर के होते हैं। धनी घर में जन्म हुआ है, 3 साल के थे तो उस इतना बड़ा घर, आनंद भवन, रैम्बलिंग हाउस कहते हैं, बहुत बड़ा घर, स्विमिंग पूल है, बिजली, अपना पानी। आज भी दिखता है आनंद भवन कितना बड़ा था, जिसको उन्होंने बाद में दान दे दिया। माँ स्वरूप रानी है जो कि हिंदुस्तानी कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, पिता वेस्टर्न थॉट के हैं। अकेला बच्चा, बिगड़ने के सभी साधन। हैरो में भेजा गया उनको। हैरो माने इंग्लैंड का एक स्कूल जहाँ कोई स्कूल अटेंड नहीं किया। एक फर्डिनांड टी ब्रुक्स हैं जिनका उनके जीवन में काफ़ी असर दिखता है, बाकी किसी टीचर का नहीं, जिसने उनको साइंस से और रहस्य से रूबरू कराया। साइंस और मिस्ट्री, मतलब साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो गया। 1905 में नेहरू वापस आते हैं। 1905 में फिर से इंग्लैंड वापस जाते हैं। कुछ दिनों बाद लौट के फिर जाते हैं इंग्लैंड, और इस बार जब जाते हैं तो बैरिस्टर की बन के आते हैं। कैम्ब्रिज में 1907 में गए, और बाद में जब वापस लौट के आते हैं तो यहाँ पर थोड़ा शर्मीले हैं और गोखले से प्रभावित हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है गोखले का। गांधी के बारे में सुने हैं कि नटाल सत्याग्रह में बहुत अच्छा काम किए हैं। गांधी से मिलते हैं, कोई बहुत ज़्यादा प्रभावित प्रथम दौर पे नहीं होते हैं। 1916 में शादी होती है और 1916 में वो लखनऊ सेशन में गांधी को देखते हैं। 27 ईयर ओल्ड गांधी, लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस, और वहाँ वो तिलक और एनी बेसेंट के संपर्क में आते हैं और एनी बेसेंट से बहुत प्रभावित होते हैं। जब जलियांवाला बाग की बात होती है उस समय वो गांधी के कांटेक्ट में ज़्यादा आते हैं और गांधी को रियल रूप में वो देखते हैं। खद्दर और चरखा की बात करते हुए गांधी को समझ जाते हैं, और जो उनका एक गांधी का सपना कि आप गांव की ओर जाएं, उससे वो प्रभावित होते हैं और गांव में वो अपनी आत्मा को देख लेता है। और गांव के द्वारा वो समाजवाद को देखने की कोशिश करते हैं। 1921 में जेल जाते हैं और काफ़ी बड़ा टर्निंग पॉइंट है 1921 का। जब वहाँ से लौट के आते हैं, गांव को देखते हैं, समाजवाद की नींव डालते हैं, ब्रिटेन फिर जाते हैं, यूरोप में ऑपरेस्ट नेशनलाइट्स जो हैं, सोशलिस्ट थिंकिंग वाले जो कॉलोनियलिज्म के विरोध करते हैं, उसके मीटिंग में जाते हैं, स्विट्जरलैंड वगैरह, और समझते हैं कि क्या विश्व के परिप्रेक्ष्य में सोशलिज्म क्या है। 1930 का समय है। 40 साल का नेहरू अपने पिता से कांग्रेस की बागडोर मिलती है उनको, और एक अलग रूप में सामने आते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दांडी मार्च, नेहरू थोड़ा अलग से उसको सूत्रपात के तौर पे देखते हैं। फिर जेल जाना पड़ता है उनको। वहाँ पर जेल में रहते हुए ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिखते हैं। नेहरू की पत्नी कमला नेहरू की मृत्यु हो जाती है 1936 में। 20 साल के साहचर्य के बाद नेहरू अपना पूरा टाइम आज़ादी की लड़ाई में दे देते हैं। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट होता है। नेहरू अब 9-10 बार तो जेल जा ही चुके हैं। टोटल करीब वो अपने जीवन का 10 साल जेल में बिता चुके हैं, लखनऊ, नाभा, नैनी, सभी जगह पर। और इंटरिम कैबिनेट जब बनता है तो उसमें वो एक मुख्य की भूमिका में आ जाते हैं। ये नेहरू का एक प्रथम तौर पे एक जीवन होता है। इस किताब की मैं जिक्र कर रहा हूँ, उस किताब में आप नेहरू का शुरू का 5-6 पेज यही देखेंगे। नेहरू एक मानवतावादी हैं और उनके लिए ईश्वर का प्रतिरूप आदमी में देखता है। विद्वान व्यक्ति हैं, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिखे हैं, यूनिटी ऑफ इंडिया लिखे हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखे हैं, बंच ऑफ ओल्ड लेटर लिखे हैं।
गोरखपुर के ट्रायल है 1940 में, वो बोलते हैं इस बात को कि भाई मैं तो शब्द जानता हूँ, शब्द लिखना जानता हूँ और मैं उसको इंटेलिजेंटली एक्सप्रेस करना जानता हूँ। तो लिटरेरी पर्सनैलिटी के आदमी हैं। उनकी ऑटोबायोग्राफी जो लिखे हैं नेहरू, इस पर रविन्द्रनाथ टैगोर तक लिखते हैं कि वो काफ़ी अंदर से एक बिल्कुल मानवतावादी व्यक्ति है। थ्रू ऑल हिज डिटेल्स देयर रन्स ए डीप करंट ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। उनका लास्ट लाइन भी है कि ही वॉज ए वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। लिखते हैं कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप एंड आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। लंबे समय तक चलना है। संस्कृति को वो इम्पैथी के तौर पे देखते हैं, दूसरे के भावना को समझने के तौर पे देखते हैं। कल्चर को वो बिल्कुल एम्पैथाइज करते हैं, संस्कृति को एम्पैथाइज करते हैं। वो बोलते हैं गंगा जो कि एक नदी है, लोगों के द्वारा बहुत प्रिय है। हमारे जातीय श्रमिक जो रेशियल मेमोरीज है, हमारे जो शुरू से हम लोग जो साथ रहे हैं, उसका एक संगीत है, जीत है एक। और कितनी बार जीत भी है, हार भी है। ये हमारा लाइफ लॉन्ग कल्चर सिविलाइजेशन का एवर चेंजिंग, एवर फ्लोइंग एट द सेम गंगा। इसी तरीके से हिंदुस्तान की संस्कृति को देखते हैं। भगवान में ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, आदमी को ही भगवान मानते हैं। उनकी आत्मा में ही भगवान है। और साइंटिफिक टेम्पर की बात करते हैं। कम्युनलिज्म को वो एक बहुत खतरनाक चीज़ मानते हैं। संप्रदायवाद को वो मानते हैं कि ये देश पर आक्रमण हो जाए उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट है। फासिज्म को मानते हैं कि यह फासिज्म जो है यह देश को बर्बाद कर सकता है। राष्ट्रवाद एक थोथा है। दरअसल मानवता से प्रेम करो, देश से प्रेम करो। गांधी के स्वदेश की भावना को समझते हैं। नेहरू का टेम्परामेंट साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है और यह बात उनके हर समय दिखता है। इसलिए साइंटिफिक इंडियन साइंस कांग्रेस की स्थापना करते हैं। साथ ही साथ बर्ट्रांड रसल है, उनके सजेशन को बात करते हैं, एजुकेशन में रिफॉर्म लाने की बात करते हैं। साइंटिफिक टेम्परामेंट के तौर पे हम देखते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन से, बर्ट्रांड रसल से, हेनरी डेल से, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वी व्हील, मैडम क्यूरी, नील्स बोर, इन सबों से उनके संबंध है, सबों से वो बात करते हैं और साइंटिफिक टेम्परामेंट की वो बात करते हैं। नेशनलिज्म का जो उनका कंसेप्ट है वो इंटरनेशनलिज्म के साथ जुड़ा हुआ हारमोनियस कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। फेनाटिसिज्म की बात नहीं करते हैं, फासिज्म को बहुत दुश्मन मानते हैं और वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं। वेस्टर्न आउटलुक है और वो इस तरह का जो आपका जैसे भाखड़ा नंगल डैम है उसको बोलते हैं कि मंदिर है, मस्जिद है या हमारा विश्वविद्यालय है, सब यही है, यही हमारे विकास की आधारशिला है। वो बताते हैं कि कम्युनलिज्म जो है वो इतना सिंपल नहीं है कि ब्रिटिश द्वारा पैदा किया ही हुआ है, ये पहले से चला आ रहा है और कॉलोनियल डोमिनेशन पावर लेने का एक साधन बन चुका है। यह है संप्रदायवाद, ब्रिटिश ने इसको इस्तेमाल किया है। सोशलिज्म को एक पॉलिटिकल सोशलिज्म के तौर पे देखते हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करते हैं। प्रोडक्शन अल्टीमेट होना चाहिए लेकिन लेबर की डिग्निटी हमेशा रहना चाहिए। प्लानिंग को एक कॉन्शियस इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करते हैं। कैपिटलिस्ट सिस्टम को एज ए होल मानते हैं कि कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी के साथ ही एक कैपिटलिस्ट सिस्टम नहीं, कलेक्टिविज्म की बात हो, डेमोक्रेटिकली हो, प्लान्ड हो, कलेक्टिविज्म हो, मतलब प्रजातांत्रिक हो, योजनाबद्ध हो, सामूहिक हो, मिक्स्ड इकोनॉमी हो, सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट पे हो, इसकी बात करते हैं। एक आइडियलिस्ट व्यक्ति है, आउटलुक इंटरनेशनल है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं। नेहरू जो है सबों के लिए जो है कि ये जो ब्रिटिश है ये सबों के लिए रखते हैं कि ये कॉलोनियलिज्म का फेज ख़त्म हो गया, दुनिया अब एक नए डायरेक्शन में जाएगी। जब सेकेंड वर्ल्ड वार होता है तो नेहरू साफ साफ बोलते हैं अमेरिका को कि आप जब तक हिंदुस्तान को या चाइना को आप इंडिपेंडेंस की ओर नहीं देखेंगे तब तक एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नहीं बन सकेगा। और हम नॉन अलाइनमेंट की बात करते हैं। नॉन अलाइनमेंट उनका पॉलिसी है जो कि अलग से भी हम इसके बारे में एक बार जिक्र करेंगे। नॉन अलाइनमेंट पंचशील जो उनकी पूरी प्रिंसिपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नॉन अलाइनमेंट के बारे में जब हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं
और नेहरू के थॉट्स भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। और साथ ही साथ हम पंचशील का जो उनका सिद्धांत है कि हम एक दूसरे के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का रिस्पेक्ट करें, किसी दूसरे देश पर आक्रमण न करें, इंटरफेयर नहीं करें, एक दूसरे को बराबर बेनिफिट करे और पीसफुल को एग्जिस्टेंस साथ साथ सहजीवता पर विश्वास करे, जो पंचशील का सिद्धांत है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेहरू एक आधुनिक विचारधारा के व्यक्ति हैं। उनके थॉट्स आज भी हमारे लिए बड़े रिलेवेंट हैं और नेहरू का जो साइंटिफिक थॉट्स है, इसके आधार पर हमारे भविष्य की योजनाएं बनती आ रही हैं और हमारे देश में एक डेमोक्रेटिक थॉट डेवलप होता चला आ रहा है। सेकुलरिज्म का कंसेप्ट उनका बहुत ब्रॉड है, ये किसी भी तरीके से बिल्कुल सेकुलर बात है जो कि देश के लिए प्रोग्रेसिव थॉट्स के बारे में बात करता है। ये है नेहरू के विचार जो कि हम आपके साथ में प्रस्तुत किए हैं।